नमस्ते सदावत्सल्य मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका टेक्निकल क्लास में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस अपडेट्स को। दोस्तों, भारत 5.5 जनरेशन के AMCA प्रोग्राम पर काफी तेजी से काम कर रहा है। इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि DRDO की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने ऑनलाइन बिड्स जारी की थी, जिसमें कि AMCA 5.5 जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए थ्रोटल क्वाड्रेंट असेंबली का डिजाइन और डेवलपमेंट किया जाना है। बता दें कि थ्रोटल क्वाड्रेंट के जरिए पायलट विमान के हर इंजन के थ्रस्ट को कमांड और कंट्रोल कर सकता है। साथ ही इसे जमीन और फ्लाइट के दौरान भी कंट्रोल किया जा सकता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि थ्रस्ट मेजरमेंट का जो समय है वो बच जाता है पायलट्स का, और इससे फाइटर जेट की फ्यूल एफिशिएंसी पर भी प्रभाव कम पड़ता है। बता दें कि इसके लिए 3 प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज ने बिड जमा की थी, जिसमें कि सीका इंटरप्लेन सिस्टम लिमिटेड, साउथर्न इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड और लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड। लेकिन अब कहा जा रहा है कि L&T को इसके लिए सेलेक्ट कर दिया गया है, जो कि AMCA 5.5 पीढ़ी के फाइटर जेट के थ्रोटल क्वाड्रेंट असेंबली के डिजाइन और डेवलपमेंट पर काम करेगी। यानी कि दोस्तों, AMCA काफी तेजी से फास्ट ट्रैक पर है। लेकिन अब यहाँ पर तेजस मार्क 2 की भी जरूरत काफी बढ़ गई है, और ऐसे में भारत को जल्द से जल्द 2 और प्रोटोटाइप बनाने के लिए धन का आवंटन करना जरूरी होगा। यही नहीं, AMCA भले ही अच्छा है, लेकिन ये 2035 तक उत्पादन में होगा। और सबसे बड़ी चिंता यह है कि तेजस मार्क 2 और MRFA की आवश्यकता बहुत जल्द हो रही है, लेकिन वो 2025 से पहले उत्पादन में भी प्रवेश नहीं करेंगे। और ऐसे में अगर तेजी से काम करना है तेजस मार्क 2 पर, तो जो प्राइवेट सेक्टर की फर्म्स है उन्हें ये प्रोजेक्ट दे दिया जाना चाहिए। और इसीलिए अब DRDO को अधिक से अधिक IITians को डिफेंस टेक्नोलॉजी में शामिल करना होगा। और जिस तरीके से हालात चीन और पाकिस्तान के साथ भारत के बने हुए हैं, दोनों के साथ युद्ध करने के लिए रक्षा क्षेत्र में रिसर्च और डेवलपमेंट की जो दर है उसे बढ़ाना होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि चीन के द्वारा सीमा समझौतों का उल्लंघन करने के बाद भारत और चीन के संबंध बहुत कठिन दौर से गुजर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सीमा की स्थिति संबंधों की स्थिति का निर्धारण करेगी। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन 2022 में उन्होंने ये बात कही है। उन्होंने कहा कि 1975 से 45 साल तक सीमा पर शांति रही और स्थिर सीमा प्रबंधन रहा, कोई सैनिक हताहत नहीं हुआ। लेकिन अब ये बदल गया है, क्योंकि हमने चीन के साथ सीमा पर वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैन्य बलों की तैनाती नहीं करने के समझौते किए थे, लेकिन चीन ने इनका उल्लंघन किया है। भारत सरकार अब पूरे भारत में 28 नए इमरजेंसी लैंडिंग एयर स्ट्रिप बनाने जा रही है, जिनमें कि 28 जो लोकेशंस है उनकी पहचान की गई है, और इन्हें नेशनल हाईवे पर बनाया जाएगा और इनका इस्तेमाल मिलिट्री एयरक्राफ्ट के लिए किया जाएगा। रशिया और यूक्रेन के बीच अभी जंग टली नहीं है, और जंग की आहट होते ही इस बीच भारत ने अपने नागरिकों और छात्रों को यूक्रेन छोड़ने की सलाह दे दी है। हालांकि एस जयशंकर जी ने यह भी कहा है कि दोनों देश कूटनीति के माध्यम से इस युद्ध को रोक सकते हैं और तनाव को कम कर सकते हैं। लेकिन ऐसे में जो इनपुट्स मिल रहे हैं उनके आधार पर कहा जा सकता है कि युद्ध का संकट टला नहीं है और कभी भी रशिया यूक्रेन पर हमला कर सकता है। इसलिए कीव में स्थित भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी की है और यूक्रेन छोड़ने की सलाह दी है छात्रों को। साथ ही छात्रों को यह भी सलाह दी गई है कि वे चार्टर उड़ानों के अपडेट के लिए संबंधित छात्र कॉन्ट्रैक्टर से भी संपर्क करें। इसके अलावा जिन नागरिकों को वहां रहना जरूरी नहीं है वो यूक्रेन छोड़ दें। आपको बता दें कि पहले बैच के तहत मिले 3 MS-60R एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर्स भारतीय नौसेना को अमेरिका में दे दिए गए थे। अब अधिकारियों ने कहा कि ये तीनों हेलीकॉप्टर इस साल जुलाई तक भारत पहुंच जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ 6 कामोव 31 एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर्स, जिन्हें कि रशिया से लिया जाएगा, उस पर अभी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल विचार कर रही है। इन्हें INS विक्रांत से ऑपरेट किया जाएगा। वहीं 111 नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का जो टेंडर है उसका भी रिव्यू अभी DAC कर रही है। यही इसके अलावा 123 मल्टी रोड हेलीकॉप्टर की जरूरत भी भारतीय नौसेना को है, जो कि अभी पेंडिंग पड़ी हुई है। दोस्तों, MS-60 का एक फॉलो ऑन ऑर्डर लेना भी जरूरी है, क्योंकि इसकी सख्त जरूरत है इस वक्त भारतीय नौसेना को। यही नहीं, क्योंकि ऐसा इसलिए भी हम कह रहे हैं क्योंकि HAL के द्वारा इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर को आने में अभी समय लगेगा। सेना ने जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए 2 जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। शोपिया के जौनपुरा इलाके में शनिवार को ही इस मुठभेड़ में सेना के 2 जवान शहीद हो गए थे और लश्कर-ए-तोयबा का एक आतंकवादी मारा गया था। सेना ने आज सिपाही चौहान, रोमित तानाजी और सिपाही संतोष यादव को श्रद्धांजलि अर्पित की है, जिन्होंने 19 फरवरी 2022 को शोपिया जिले के चेरमार्ग में सर्वोच्च बलिदान दिया है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के फ्रांस स्थित दफ्तर के बाहर काफी विरोध प्रदर्शन किया गया, खासकर कि चाइना और पाकिस्तान का। FATF से लोगों की मांग है कि पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट किया जाए। बता दें कि जो प्रदर्शनकारी इसमें शामिल हुए थे उनमें अफगान, बलोच और उइगर समुदाय के लोग शामिल थे।
ये FATF के दफ्तर में ये याद दिलवाने पहुंचे थे कि आतंकवाद को फैलाने में पाकिस्तान की कितनी बड़ी भूमिका रही है। आपको बता दें कि पेरिस में FATF प्लानरी और वर्किंग ग्रुप की बैठक से पहले विश्लेषकों का कहना है कि पाकिस्तान ने दी गई शर्तों को पूरा नहीं किया। ऐसे में पाकिस्तान को वैश्विक आतंकवाद रोधी और मनी लॉन्ड्रिंग रोधी संस्था यानी कि FATF की ब्लैक लिस्ट में डाला जा सकता है। 2018 से वैसे भी पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में बना हुआ है। इसी वजह से आर्थिक हालात बहुत ज्यादा खराब है पाकिस्तान की, और ब्लैक लिस्ट के बाद तो आप ये लगा लीजिए कि शायद भीख मांगने के लिए कटोरा तक भी नहीं मिलेगा। दोस्तों, चाइना को लेकर कई जानकारियां सामने आ रही होती है, और ऐसे में एक जानकारी और सामने आई है कि कहा जा रहा है कि तिब्बती बौद्ध धार्मिक संस्थाओं पर बौद्ध मठों के अंदर चीनी पुलिस निगरानी इकाई का काम कर रही है। साथ ही इस बात से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि चीन की सरकार इस तरह मठ के अंदर बैठकर भिक्षुओं और उनकी दैनिक गतिविधियों की जांच कर रही है, और इसके लिए निगरानी दल के सदस्यों को भी तैनात किया गया है। साथ ही पुलिस ने मठ के चारों ओर निगरानी कैमरे लगाए हैं, और अधिकारियों को 24 घंटे भिक्षुओं पर नजर रखने के लिए कहा गया है। जो निर्वासित तिब्बती हैं, उनका कहना है कि चीनी सरकार ने अब वहां के लोगों के अधिकार छीनने शुरू कर दिए हैं, और वे युवा भिक्षुओं पर दबाव भी डालने लगे हैं। यही नहीं, चीनी अधिकारियों ने अपनी बातचीत को पहचानने और ट्रैक करने के लिए अपने मोबाइल फोन पर एक विशिष्ट ऐप भी स्थापित किया है। इसीलिए भिक्षुओं के लिए निर्वासित तिब्बतियों के साथ संवाद करना सुरक्षित भी नहीं रह गया है। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि चीनी अधिकारियों ने लंबे समय से तिब्बती बौद्ध मठों के आकार और प्रभाव को प्रतिबंधित करने की मांग की है, जो परंपरागत रूप से तिब्बती संस्कृति और राष्ट्रीय पहचान का केंद्र है। आपको तो मालूम ही होगा कि 1950 में चीनी सैनिकों ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया था, और उसके बाद से आज तक उसने कब्जा किया हुआ है। और 1959 के तिब्बती विद्रोह में तिब्बती निवासियों और चीनी सेनाओं के बीच हिंसक झड़पें भी हुई हैं। यानी कि पूरी तरीके से चीन अब तिब्बतियों के सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को खत्म कर देना चाहता है, और निगरानी का काम शुरू कर दिया गया है। कहने को तो एक खबर छोटी लग रही है, लेकिन इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाना बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि धर्म का सम्मान करना हर देश का फर्ज होता है। ऑस्ट्रेलिया के रक्षा विभाग ने कहा कि चीनी नौसेना के एक पोत ने उनके एक गश्ती विमान पर लेजर हमला किया है। इससे विमान के चालक दल की जान खतरे में पड़ गई। साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि यह घटना उस समय हुई जब P-8A पोसाइडन विमान ने ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी मार्ग पर उड़ान के दौरान लेजर का पता लगाया। दोस्तों, ये P-8 वही विमान है जिसका इस्तेमाल भारतीय नौसेना भी करती है। ऑस्ट्रेलिया के विभाग ने बताया कि लेजर पीपल लिबरेशन आर्मी नेवी के पोत से छोड़ा गया था। पोत अब ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में कोरल सागर में है। विभाग ने कहा कि चाइना की इस तरीके से गैर पेशेवर और असुरक्षित सैन्य आचरण की हम कड़ी निंदा करते हैं। इस कार्रवाई से ADF के कर्मियों की सुरक्षा और जीवन को खतरा हो सकता था। लेजर से गंभीर समस्याएं पैदा होती हैं, क्योंकि जब विमान को निशाना बनाया जाता है तो वो पायलटों को घायल कर सकता है या फिर स्थायी रूप से उन्हें दृष्टि बाधित कर सकता है। इससे उड़ान भरने या लैंडिंग करते समय खतरा उत्पन्न हो सकता है। देख रहे हो दोस्तों, चाइना की हरकतें किस तरीके से बढ़ रही हैं, और अचानक से वो हमले करने लगा है। वक्त आ चुका है सबक सिखाने का। कहा जा रहा है कि चीन पाकिस्तान को इस महीने के अंत में 25 J-10C फाइटर एयरक्राफ्ट देने वाला है, और यही नहीं, पाकिस्तानी वायुसेना के पायलटों को इसकी टेक्निकल जानकारी भी दी जा रही है। कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि चीन ने पाकिस्तानी एयरफोर्स को इन एयरक्राफ्ट को इसलिए दिया है ताकि जो पाकिस्तान और भारत के बीच एयर पावर का जो गैप बन गया है, भारत के द्वारा राफेल विमान खरीदे जाने पर उस गैप को पूरा किया जा सकेगा। यानी चाइना पाकिस्तान की नेवी को भी सशक्त बना रहा है, और 454 फ्रिगेट्स में से पहले की डिलीवरी उसने पाकिस्तानी नौसेना को कर दी है। इसके अलावा 8 में से पहली टाइप 41 सबमरीन को भी पाकिस्तानी नौसेना को दे देगा, और कहा जा रहा है कि ये AIP तकनीक से लैस है। AIP कितना प्रूवन है चाइना का, इसे पाकिस्तान ही जान सकता है और चीन जान सकता है। एलन मस्क के SpaceX के स्टारलिंक के लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स इस वक्त भारतीय सैटेलाइट्स के लिए एक खतरा बन गए हैं, और इसीलिए किसी भी तरीके की संभावित खतरे से बचने के लिए इसरो ने 19 बार अपने सैटेलाइट्स की रीपोजिशनिंग की। हालांकि कहा जा रहा है कि ये तो शुरुआत है, क्योंकि SpaceX की भविष्य में पूरे ग्रह में इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए ऐसे ही हजारों लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइटों को लॉन्च करने की योजना है। इसरो ने कहा कि किसी भी टकराव से बचने के लिए उन्होंने भारतीय उपग्रहों को 550 किलोमीटर के लिए 574 किलोमीटर तक स्थानांतरित किया गया था। साथ ही भविष्य की चिंताओं का जिक्र करते हुए इसरो ने कहा कि टकराव की संभावनाओं में काफी वृद्धि हुई है। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।